हेलो। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ भारत का प्रधानमंत्री क्या होती है उस प्रधानमंत्री की कार्य एवं शक्तियाँ, क्या उनकी योग्यताएं, कैसे ली जाती है उनकी शपथ और कितना होता है उनका कार्यकाल। तो आज हम इन सभी सारे पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलते हैं हम आगे वीडियो पर। सबसे पहले तो आप देख लीजिए, आपके सामने स्क्रीन दी हुई है जिसमें कि दो लोगों की फ़ोटो है। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि दोनों फ़ोटो किसकी दी गई हैं। वैसे हर कोई जानता है, लेकिन फिर भी आप प्लीज़ इसको भेजिएगा ताकि मैं भी देखना चाहती हूँ कि आप लोगों को कितना पता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि प्रधानमंत्री, भारत का राज्य के प्रधानमंत्री का पद भारतीय संघ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पद माना जाता है। हम भारत की अगर बात करें तो भारत में सबसे महत्वपूर्ण जो पद है वो हमारा प्रधानमंत्री का ही माना जाता है, क्योंकि संवैधानिक तौर पर प्रधानमंत्री ही केंद्र सरकार के मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है और राष्ट्रपति का प्रमुख सलाहकार भी होता है। हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा राष्ट्रपति है वो सारे के सारे जो हमें राष्ट्रपति जो काम करते हैं वो प्रधानमंत्री की ही सलाह पर करते हैं। भारत सरकार की कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है प्रधानमंत्री होता है, और सरकार के कार्यों से लेकर संसद के प्रति जितने भी कार्य होते सबके प्रति जवाबदेह भी हमारे देश के प्रधानमंत्री को ही माना जाता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री का जो पद है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे ज़्यादा शक्तियाँ और सबसे ज़्यादा कार्य प्रधानमंत्री की होती हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस प्रकार की जाती है? वैसे तो हमारे देश में प्रधानमंत्री के लिए कोई बहुत ज़्यादा बड़ी कोई बात की नहीं गई है कि नियुक्ति के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं दिया गया है, लेकिन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर तो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो किसी भी व्यक्ति को उठा के प्रधानमंत्री नियुक्त कर देगा, ऐसा नहीं होता है। संसदीय व्यवस्था के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, लेकिन लोकसभा सभा में कोई भी दल स्पष्ट बहुमत अगर ना कोई अपना साबित कर पाए तो कभी भी वो नियुक्त नहीं कर सकता। लेकिन व्यक्तित्व विवेक स्वतंत्रता पर वो प्रयोग करके, यानी कि मतलब उनको लगता है कि ये व्यक्ति कर सकता है, तो व्यक्ति विवेक स्वतंत्रता के आधार पर प्रधानमंत्री की नियुक्ति को किया जा सकता है। एक मैं और बात बता दूं, एक अपवाद भी इसमें आता है कि 1984 में जब इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई थी तो उस टाइम पे जो वहाँ के राष्ट्रपति थे हमारे भारत के, ज्ञानी जैल सिंह, उन्होंने राजीव गांधी को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। और नियुक्त करने की जो ये प्रथा चलती है ना कि लोकसभा में आपको पूरा अपना दिखाना पड़ेगा कि भाई आपके लोकसभा में बहुमत है, तो उसको छोड़कर उन्होंने उस समय की स्थिति को देखते हुए, जब जैसे ही प्रधानमंत्री यानी कि हमारी जो इंदिरा गांधी उनकी हत्या की गई थी, तो उन्होंने तुरंत ही राजीव गांधी को उसका प्रधानमंत्री घोषित कर दिया था देश का, क्योंकि उस समय उनके पास कोई और विकल्प था ही नहीं, इतनी जल्दी चुनाव कराना पॉसिबल नहीं था, तो इसीलिए उन्होंने ऐसा किया था। और 1980 में दिल्ली उच्च न्यायालय में कहा भी था कि संविधान में ये आवश्यक नहीं है कि एक व्यक्ति प्रधानमंत्री नियुक्त होने से पूर्व लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करे, क्योंकि अगर कोई स्थिति ऐसी देखी जा सकती है तो उसमें कर सकता है। राष्ट्रपति को पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति करनी चाहिए और उसके बाद उनको बताना चाहिए कि भाई इस समय तक तुम अपना बहुमत को सिद्ध कर दो। और ऐसे बहुत सारे हुए हैं, जैसे कि चौधरी चरण सिंह थे, उसके वीपी सिंह थे, चंद्रशेखर थे, पीवी नरसिम्हा राव थे, अटल बिहारी वाजपेयी भी आए थे, एचडी देवगौड़ा, आई के गुजराल और पुनः अटल बिहारी वाजपेयी इस प्रकार के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं जिन्होंने अपना 6 माह के अंदर अपना बहुमत प्रकट किया है। तो ये हमारा बहुमत का सिद्ध करने का एक प्रावधान दिया गया है। इसके बाद हम बात करेंगे कि प्रधानमंत्री जो है वो दोनों सदनों में किसी भी एक सदन के सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, ये उनकी नियुक्ति पर आधारित होता है। प्रत्येक चुनाव पश्चात नवीन सभा की बैठक में बहुमत दल के नेता चुनाव के बाद राष्ट्रपति बहुमतधारी दल के नेता को प्रधानमंत्री बनने हेतु आमंत्रित करते हैं, और आमंत्रित स्वीकार करने के पश्चात संबंधित व्यक्ति को लोकसभा में मतदान द्वारा विश्वास मत प्राप्त करना होता है। तो ये उनकी एक योग्यता भी आ जाती है। इसके अलावा जब विश्वास मत प्राप्ति हो जाती है तो ये जो नियुक्ति किस प्रकार से आगे बढ़ती है कि फिर राष्ट्रपति तक वो पहुंचाई जाती है। उसके बाद एक समारोह में प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को पद की शपथ दिलाई जाती है और प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया जाता है। और निमंत्रण जो स्वीकार करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको ये अनिवार्य होता है कि वह लोकसभा में अपना विश्वास मत को सिद्ध करे, और उसके बाद जब वह लोकसभा में अपना अधिकार सिद्ध कर देता है, यानी कि विश्वास मत अपना सिद्ध कर देता है, तो उस टाइम पर प्रधानमंत्री की नियुक्ति को किया जा सकता है।
नियुक्ति के संबंध में अधिकार क्या क्या होते हैं, क्या उनकी कार्य होते हैं, क्या उनकी शक्तियां होती हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को निम्न अधिकारियों की नियुक्ति करने के संबंध में राय देने का पूरा पूरा अधिकार प्राप्त है, जैसे कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसकी नियुक्ति करना, भारत एक महान्यायवादी, उसकी नियुक्ति करना, भारत का महाधिवक्ता, उसकी नियुक्ति करना, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष एवं उसके सदस्यों का चुनाव करना, चुनाव आयुक्तों का चुनाव करना और वित्त आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्यों का चुनाव करना। इसके अलावा क्या क्या योग्यता है इस पद के लिए? योग्यता तो बहुत ही सिंपल है। संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री को संसद का अनिवार्यतः सदस्य होना जरूरी है। लोकसभा या राज्यसभा दोनों में किसी भी एक का सदस्य हो सकता है। 25 वर्ष की आयु, ये ध्यान में दीजिएगा। ये जो आयु होती है एग्जाम में बहुत ज़्यादा आती है कि कभी भी राज्यपाल की ऐसे कितनी होती है या राष्ट्रपति कितनी, हमने राष्ट्रपति वाली वीडियो में देखा था 35 वर्ष होती है, यहाँ पर कितनी है? 25 वर्ष है। लाभ के पद पर नियुक्त ना हो, किसी और सरकार के किसी लाभ के पद पर नियुक्त ना हो। उसके अलावा राष्ट्रपति केवल उस व्यक्ति को भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। इसके बाद प्रधानमंत्री के बाद लोकसभा अथवा राज्यसभा की सदस्यता होनी चाहिए और उनके पास लोकसभा में बहुमत का समर्थन होना चाहिए। यदि नियुक्ति के समय पात्र जो भी कैंडिडेट है भारतीय संसद के 2 सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य नहीं होता है तो नियुक्ति के 6 महीने के अंदर को 6 महीने का टाइम दिया जाता है, अपनी सदस्यता को प्राप्त करना पड़ता है और ऐसा नहीं होगा तो उनका जो प्रधानमंत्री का जो पद है उसको खारिज कर दिया जाएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं एक सेकेंड, हाँ, उसके बाद ये है कि प्रधानमंत्री जो हमने कर लिया, अब हम आते हैं कि वह भारत का नागरिक है और निर्वाचन आयोग द्वारा नियमित प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेता है और उस पर एक हस्ताक्षर भी करता है। तो और उसके बाद वो राज्यसभा में स्थान के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु को पूरा कर चुका हो, लोकसभा में स्थान के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु। तो समझ सकते हैं कि राज्यसभा में कितनी चाहिए होती है, एक सेकेंड, राज्यसभा में कितनी चाहिए होती है? 30 वर्ष और लोकसभा में कितनी होती है? 25 वर्ष। ध्यान रखिएगा, राज्यसभा 30 वर्ष और लोकसभा 25 वर्ष। उसके बाद हम कहते हैं कार्यपद की शपथ किस प्रकार दी जाती है। कार्यपद की शपथ जो प्रधानमंत्री को जो पद की शपथ है राष्ट्रपति दिलवाते हैं और ये बात ध्यान रखिएगा, उप प्रधानमंत्री को कौन दिलवाता है? राज्यपाल दिलवाते हैं। पद की नियुक्ति और भावी पदाधिकारी को 2 शपथ लेनी जरूरी होती हैं और उनका प्रावधान कहाँ कहाँ दिया हुआ है? देखिए अनुच्छेद 75 में, 99 में, 124 में। ठीक है, दोबारा देख लिए, 75, 99, 124, 148, 164, 188 और 219। तो ये सारे के सारे इसमें दिए हुए हैं। उसके बाद अब आते हैं कार्यकाल कितना होता है। देखिए वैसे कार्यकाल को ऐसे निश्चित नहीं किया हुआ कि पद से जो प्रधानमंत्री कितने भी समय तक अपने पद पर बना रह सकता है, बस उस पर यह बशर्ते होना चाहिए कि विश्वास जो उसने अपना बना रखा है ना मंत्री परिषद में वो बना होना चाहिए। यानी कि मतलब जब तक वो मंत्री पद पर रह सकता है, जब तक कि लोकसभा में बार बार चुनाव जीतता जाए। तो उससे ये होता है प्रधानमंत्री अविश्वास घोषित तब हो सकता है जब प्रधानमंत्री का कार्यकाल तब समाप्त हो सकता है जब अविश्वास पत्र को पर घोषित कर दिया जाए, यानी कि जो उसका संसद भवन है, यानी कि जो उसके मंत्री परिषद है वो वहां से त्यागपत्र देते हैं और वो अपना मत ना बता पाए। उसके बाद है प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियाँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में भी आता है पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए जो इसके संबंध है कार्य शक्ति के से मंत्री परिषद, राष्ट्रपति के संबंध में, संसद के संबंध में, अन्य शक्तियां व कार्यों के संबंध में। तो मैं इतने सारे पॉइंट्स ना बना के बहुत थोड़े से पॉइंट्स इसलिए लेकर आई हूँ ताकि आपको बहुत इजीली वे में समझ में आ जाए। सबसे पहले आएंगे मंत्री नियुक्तियां, कि मंत्री परिषद से इंपॉर्टेंट है ये, मंत्री परिषद के संबंध में ही आता है कि मंत्री नियुक्त करने के हेतु अपने दल सदस्यों के नाम राष्ट्रपति को सुझाता है। इसके अलावा तो सिफारिश करता है। राष्ट्रपति उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त कर सकता है जिनकी सिफारिश प्रधानमंत्री के द्वारा की गई है, वो अपनी तरफ से नहीं कर सकता। दूसरा है वो यह भी निश्चित करता है कि किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाएगा, यानी कि मंत्रालय आवंटित करने का काम भी वही करता है और उनमें फेरबदल भी वही कर सकता है। वह किसी भी मंत्री को त्यागपत्र देने तथा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह भी दे सकता है। इसके अलावा मंत्रिपरिषद की बैठक में अध्यक्षता भी करता है और उसके निर्णयों को प्रभावित भी करता है। सभी मंत्रियों की गतिविधियों को नियंत्रित निर्देशित करता है, उनमें समन्वय भी स्थापित करता है और इसके अलावा वह पद से त्यागपत्र देकर मंत्रिमंडल को बर्खास्त भी कर सकता है। तो मतलब समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री के पास कितनी सारी शक्तियां, ये सारी की सारी मंत्री परिषद से रिलेटेड शक्तियां हैं। दूसरा है दूसरा है कि एक सेकेंड, ये सारे हो चुके हैं।
अच्छा, उसके बाद हमारे राष्ट्रपति के संबंध में कुछ है। राष्ट्रपति के संबंध में हमारे कौन कौन से हैं, तो ये राष्ट्रपति के संबंध में आप देख लीजिए कि जो भी किसी भी विषय पर अगर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है कि मंत्री परिषद में विचार नहीं करेगा, तो राष्ट्रपति द्वारा ये अपेक्षा की जाती है कि वे विचार करे। एक और भी होता है कि राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने के लिए भी वह परामर्श दे सकता है, प्रधानमंत्री ये काम कर सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा योजना आयोग, जो कि अब नीति आयोग हो गया, उसका अध्यक्ष भी खुद ही होता है। इसका केंद्र सरकार का प्रवक्ता भी खुद ही होता है। आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा का भी प्रबंधन वो खुद ही करता है। तो हम कह सकते हैं कि बहुत सारी शक्तियाँ इनके पास होती हैं। ये अब तक के सारे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। आप देख लीजिए ध्यान से अपनी स्क्रीन पर क्या है इस वक्त स्थिति। तो स्थिति देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर हम कह सकते हैं कि आज के समय में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो स्थिति है प्राइम मिनिस्टर की होती है। दूसरे नंबर का पद हमारा यही वाला माना जाता है। पहला पद हमारा राष्ट्रपति का है, जिसके जो सर्वोच्च होता है। उसके बाद दूसरा हमारा राज्यपाल होता है, जो दूसरा व्यक्ति के रूप में काम करता है। और तीसरा हमारा काम करता है प्रधानमंत्री। तो हम कह सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पद हमारे माने जाते हैं। थैंक यू सो मच।